और चलिए सीधे अब आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां मेरे दो सहयोगी स्नेहलता और अवधेश आपको 60 सेकंड में न्यूज दिखाएंगे। हुई है वही जो राम रचि राखा। ये राम मंदिर निर्माण के साथ चौपाइयां भी खूब गूंज रही है, लेकिन इसका मतलब सटीक बैठता है जब लंबे वक्त के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी बात रखी है राम मंदिर को लेकर। सुनिए। राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी। राम मंदिर आंदोलन का जिक्र आते ही सबसे पहले आडवाणी का चेहरा सामने आता है। अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का आडवाणी का सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। राम मंदिर निर्माण पर आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका के विशेष संस्करण के लिए एक लेख लिखा है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने अपने लेख में लिखा है कि उस समय मुझे लगा कि नियति ने तय कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। मोदी तब बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपने भक्त मोदी को चुना था। जब पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि ये मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किए गए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस ये कह रही कि शंकराचार्य भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं और इसी को लेकर अन्य राजनीतिक दल भी सवाल पूछ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण ठुकराने के बाद सवालों के घेरे में आई कांग्रेस कह रही है कि शंकराचार्य भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। क्या उन्हें भी सनातन विरोधी कहा जाएगा? अखिलेश भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। जब चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे तो क्या आप उनको धर्म विरोधी कहेंगे? और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? इस देश के 4 शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार किया है कि ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आधा अधूरा है और उनका लोकार्पण शास्त्र के आधार पर नहीं। इन सवालों के बीच बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। बीजेपी कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले हिंदू विरोधी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के सुर भी तल्ख होते जा रहे हैं। कृष्णम ने निमंत्रण ठुकराने वालों को राक्षस तक कह दिया। निमंत्रण को स्वीकार न करना ये बहुत दुखद है। अगर हम कहें सरयू किनारे गंगा जमुनी तहजीब की नजीर मिल जाए तो एबीपी न्यूज को कुछ ऐसा ही मिला है। देखिए आप। नाम रिजवान है। सुनकर हैरत हो सकती है कि रिजवान रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से अयोध्या पहुंचे हैं। देखा था कि बहुत भीड़ भाड़ थी, बड़ी लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, और हम पाटिल साहब के साथ आए थे। हमारे एक यशवंत पाटिल साहब थे, अशोक सिंह थे, इनके साथ आए थे। तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाए थे, इतनी भीड़ थी। मगर दूसरे दिन जब बाउंड्री हो रही थी तो उसमें जो रखा जा रहा था ईट बीट, वो सब हम लोग ने पकड़ा दिया। रामलला में रिजवान की आस्था पुरानी है। विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद रिजवान ने रामलला का टेंट बनाने में सहयोग किया था। जैसे सब दिवाली मनाएंगे वैसे हम भी मनाएंगे। हम भी अपने वहाँ दिया हुआ जलाएंगे। भाई अब हम वहाँ तो है नहीं, यहीं दिया जला देंगे। रिजवान को खुशी है कि रामलला अब भव्य मंदिर में रहेंगे। ये कहानी सिर्फ रिजवान की नहीं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी अयोध्या ऐसी कई कहानियों की गवाह बन रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज पार्टी प्रवक्ताओं के साथ उनकी लखनऊ में बैठक होगी। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बैठक टलने के बाद अखिलेश यादव आज लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश की इस बैठक में पार्टी के सभी प्रवक्ता और टीवी पैनलिस्ट शामिल होंगे। आज की बैठक में अखिलेश पार्टी प्रवक्ता और टीवी पैनलिस्ट को बीजेपी को घेरने के टिप्स देंगे। अखिलेश प्रवक्ताओं को बताएंगे कि बीजेपी को घेरने के लिए मीडिया में किन मुद्दों को उठाया जाए, विवादित मुद्दों से कैसे बचा जाए, बीजेपी के प्रचार को कैसे काउंटर किया जाए। पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक में अखिलेश उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनके जरिए बीजेपी को घेरा जा सके।
इससे पहले अखिलेश पार्टी के जिला अध्यक्षों और विधायकों के साथ भी बैठक कर चुके हैं। तो देखिए, साइकिल और पंजा की बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो फ्राइडे को शुक्रवार को मीटिंग होने वाली थी, टाल दी गई और ऐसे में कहा जा रहा है कि आपसी खटपट वजह है मीटिंग आज हो सकती है। यूपी में सीट शेयरिंग पर बैठक टली और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा सोशल मीडिया पर नजर आया। एक्स पर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया विंग ने कांग्रेस को बेईमान और धोखेबाज करार दिया। हालांकि कुछ देर के बाद ही ये पोस्ट हटा दिया गया। दरअसल दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार को बैठक होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने बैठक टाल दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की बैठक को लेकर तैयारी नहीं है। यूपी कांग्रेस के नेता सीटों को लेकर होमवर्क पूरा नहीं कर पाए। अब ये बैठक 15 जनवरी के बाद होगी। समाजवादी पार्टी ने सीटों पर चर्चा के लिए 5 नेताओं का पैनल बनाया है। इस पैनल में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव, राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक लालजी वर्मा, विधायक संग्राम सिंह यादव और पूर्व एमएलसी उदय वीर सिंह को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता आज पीएम मोदी की तरफ से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाएंगे। आस्था में लिपटी इस पवित्र चादर के साथ पीएम मोदी ने गरीब नवाज के दर पर देश की तरक्की की दुआ भेजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उर्स के मौके पर आज सूफी संतों के मौजूदगी में हमें चादर सौंपी है और ये कामना की है कि भारत विकसित भारत बने, भारत में आपसी भाईचारा बढ़े और हम सब मोहब्बत के साथ भारत की तरक्की के लिए काम करें। हिंदुस्तान की एकता और सांस्कृतिक परंपरा के पर्याय कहे जाने वाले अजमेर शरीफ दरगाह पर हर बरस उर्स मनाया जाता है। उसी उर्स के लिए पीएम मोदी ने चादर भेजी है। ख्वाजा साहब के उर्स में जो भी हुक्मरान गुजरे हैं सभी की ओर से अकीदत की जो चादर है वो भेजी जाती थी। इसी परंपरा को पीएम मोदी साहब ने भी आगे बढ़ाया है और इससे मुल्क में एकता का, सांप्रदायिक सौहार्द का एक अच्छा पैगाम जाता है। और बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल को ईडी का चौथा समन जारी। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को और अब तक 3 समन में पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और देखिए, ईडी की तरफ से ये चौथा समन भेजा जा चुका है। देखना होगा कि क्या रुख अरविंद केजरीवाल का इस पर रहेगा। सीएम केजरीवाल को ईडी का चौथा समन जारी किया गया। इससे पहले बहुत सियासत इस पर हुई जब ईडी का तीसरा समन और उस पर अरविंद केजरीवाल ने इनकार किया। गिरफ्तारी की आशंकाएं और संभावनाएं जाहिर की गई आप नेताओं की तरफ से। उस बीच अब देखिए ये चौथा समन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। मनोज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज, चौथा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, देखिए चौथा समन भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को और अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे समन पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि इससे पहले भी जो 3 समन भेजे गए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि ईडी उनको गलत तरीके से बुला रही है। लेकिन ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो आबकारी मामला है, जो आबकारी नीति मामला है, उसमें चार्जशीट में क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम है और कई जगहों पर उनका नाम सामने आया है, तो यही वजह है कि ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, जिसमें ये साफ है कि जो समीर महेंद्रू थे जो आरोपी, उसने पूछताछ में बताया था कि जो अरविंद केजरीवाल के करीबी विजय नायर है उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल से करवाई थी और अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को कहा था उसी का आदमी है और आप भरोसा रखिए। तो कहीं ना कहीं और भी इसकी मीटिंग हुई थी आबकारी नीति की, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। तो ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। चौथा समन भेजा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल मनोज, और अब देखना होगा कि क्या 18 तारीख को पहुंचते हैं, क्योंकि ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। और चलिए देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट जो आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल जया, इंडिया गठबंधन खेमे से रोज एक खबर आती है कि एक अहम बैठक होने वाली है। वैसी खबर आज भी है, मीटिंग है, लेकिन इस बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक ऐप की मदद से, जहां पर बताया जा रहा है सूत्रों की माने
कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष और इसके अलावा नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। खबरें आ रही हैं, होगा क्या ये आज के दिन में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, इस मीटिंग से ममता बनर्जी का किनारा है, वो नाराज बताई जा रही है। अब देखते हैं कि आज के दिन क्या होने वाला है इस ऐप वाली मीटिंग के जरिए। इंडिया की अहम बैठक, क्या खत्म होगी आपसी खटपट? सीट शेयरिंग का सुलझेगा पेच या फिर ममता करेंगी बड़ा खेल? पटना, बेंगलुरु, मुंबई और फिर दिल्ली, इंडिया की बैठकों में मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन भरोसा ये दिया गया कि सब कुछ ठीक है, समय पर फैसले भी ले लिए जाएंगे। अब जब आम चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2 महीने का वक्त ही बचा है, ऐसे में ये सवाल लाजमी हो गया है कि इंडिया के घटक दलों की चुनावी रणनीति आखिर क्या होगी? गठबंधन बिना किसी संयोजक के ही चुनाव लड़ेगा या फिर इसके लिए कोई ऐलान भी होगा? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का भी मसला बड़ा है। हालांकि इसके लिए बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल रजामंदी नहीं बन पा रही है। ऐसे में आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज की बैठक वर्चुअली होगी, यानी इंडिया के नेता ऑनलाइन जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में संयोजक और अध्यक्ष जैसे पदों का ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष और बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है और ज्यादातर पार्टियों के नेता इससे सहमत हैं। लेकिन पेच फंस रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि अभी इस पर ममता ने अपना रुख साफ नहीं किया। क्या ममता बनर्जी नाराज हैं? इंडिया की बैठक से किया किनारा, पहले से तय कार्यक्रम का दिया हवाला। टीएमसी के नेता भी नहीं होंगे बैठक में शामिल। आज की होने वाली वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, न ही उनकी पार्टी से कोई दूसरा नेता बैठक में हिस्सा लेगा। बैठक के न्योते के जवाब में टीएमसी ने कांग्रेस को बता दिया है कि ममता बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टीएमसी इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने बैठक की जानकारी बहुत देर से दी। लेकिन सियासी हलके से खबर ये आ रही है कि ममता संयोजक के तौर पर नीतीश की ताजपोशी से सहमत नहीं है। दिल्ली में हुई गठबंधन की पिछली बैठक में ममता ने इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि खड़गे ने फिलहाल इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पहले चुनाव हो जाएं, नेता बाद में भी चुना जा सकता है। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की खामोशी ने गठबंधन में खलबली मचा दी और फिर से संयोजक पद के लिए नए सिरे से उठापटक शुरू हो गई और जेडीयू ने नीतीश को संयोजक पद देने की कोशिशें फिर तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक वर्चुअल बैठक आयोजित करने की ये दूसरी कोशिश है। कुछ ही दिन पहले की गई पिछली कोशिश नाकाम रही थी। आप लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज होने वाली बैठक को अगले हफ्ते की करने की सलाह दी थी, लेकिन गठबंधन के दूसरे सहयोगियों की राय पर कांग्रेस ने बैठक में और देरी न करने की बात मान ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बैठक की डिटेल जारी की। इंडिया की पार्टियों के नेता 13 जनवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे जूम के माध्यम से मीटिंग करेंगे। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करेंगे, जैसे सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई बातचीत, परसों इम्फाल के पास थोबल से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया के नेता भले ही अपनी सियासी चाल को कामयाब होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में जारी रस्साकशी पर बीजेपी तंज कसने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार जी को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने पूरे विपक्ष को जोड़ा, क्या फायदा हुआ उनको? आज हालत ये हो गई कि अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस
या इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं या लेफ्ट, अगर मिलकर लड़ेंगे तब भी 0 पे आउट हो जाएंगे, और अगर अलग अलग भी लड़ेंगे तब भी वो 0 पे आउट हो जाएंगे। उन सबको पता लग गया है कि 24 में कुछ नहीं है, 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं। अब ये लोग 29 की तैयारी के लिए अपनी भूमिका डाल रहे हैं। बीजेपी से मुकाबला करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे हराने के लक्ष्य से ही इंडिया के बैनर तले 28 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। हालांकि गठबंधन अभी तक कई मुद्दों को हल नहीं कर सका है, जिसमें संयोजक की नियुक्ति भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ा टारगेट तय किया है। वो सिर्फ सत्ता का हैट्रिक नहीं लगाना चाहती, पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। बीजेपी इसके लिए बहुत बड़े प्लान पर काम कर रही है। इसके केंद्र में है अयोध्या और तैयार हो रहा है प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी के जरिए बीजेपी ने मिशन अयोध्या दर्शन पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी ने अयोध्या में कंट्रोल रूम बनाया, राम भक्तों के लिए बनाया कंट्रोल रूम, दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, भाषा की दिक्कत से निपटने के लिए स्टाफ रहेंगे। पिछले कुछ चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी का आंकड़ा हर बार बढ़ा है। 1984 में जिस पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, वो 2019 में 303 सीटों पर पहुंची और 2024 में उससे भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। मंदिर आंदोलन से खड़ी हुई ये पार्टी इस बड़ी जीत का रास्ता भी राम मंदिर से ही निकालने की तैयारी में है। बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर से दलित वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। इसी राम मंदिर से वो दक्षिण भारत के वोटर को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। चुनावी कामयाबी के लिहाज से दक्षिण भारत बीजेपी की दुखती रग रहा है। कर्नाटक को छोड़ दे तो बाकी राज्यों में बीजेपी को ज्यादा कामयाबी कभी नहीं मिली। दक्षिण भारत के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 22 सीटें जीती, यानी करीब 17%। 2019 में जब बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया, तब भी उसे साउथ से 29 सीटें ही मिली। लेकिन बीजेपी अब ये स्थिति बदलना चाहती है। साउथ के वोटर्स तक पहुंच को बढ़ाने के लिए उसका फोकस राम की नगरी अयोध्या पर है। अयोध्या से दक्षिण को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में रहने वाले राम भक्तों को रामलला के दर्शन करवाने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के हजारों राम भक्तों को अयोध्या लाया जाएगा। इन राम भक्तों को उन इलाकों से चुना जा रहा है जहां हिंदू वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। राम भक्तों को आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या लाया जाएगा, जिसमें उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन की हर बोगी में एक इंचार्ज होगा जो यात्रियों का ध्यान रखेगा। हर ट्रेन का एक प्रधान प्रभारी होगा जिसे बोगी इंचार्ज रिपोर्ट करेंगे। तो राम जी का दर्शन करने दक्षिण से लोग आ रहे हैं? हाँ जी, सब लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं जी, हजारों की संख्या। हाँ जी, इसके ऊपर भी आ रहे हैं ना। मेला टाइम अभी साल भर 2 मेला चल रहा है इधर। ये राम जन्मभूमि भी खुला है और ज्यादा भीड़ भी होगा इधर। के लोगों में खुशी है इस बात? ज्यादा खुशी है, लोग की खुशी है। दर्शन क्या है। यहाँ लोग रहेंगे जो तमिल भी बोल सके, वो लोग भी रहेंगे इधर, रहेंगे, दिक्कत नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं। सबका रहने का, खाना का, घूमने का, दर्शन का कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि राम से जितना जुड़ाव उत्तर का है, दक्षिण का उससे कम नहीं है। और बीजेपी 2024 के चुनाव में इसी सेंटीमेंट को भुनाने की तैयारियों में जुट गई है। जहाँ तक दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत में ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके चलते ही कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को भी 22 जनवरी को मंदिरों में विशेष पूजा करने के लिए विवश होना पड़ा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दबे पांव घुसपैठ कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में घबराहट। हालांकि बीजेपी ने अयोध्या को दूरी बनाकर मिशन 2024 का जो खाका खींचा है, दक्षिण भारत उसका सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा दलितों से जुड़ता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नासिक के दौरे से समझिए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों के अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के पंचवटी से की, जहां श्री राम ने वनवास का लंबा वक्त गुजारा था। लेकिन काला राम मंदिर उनकी इस यात्रा का सबसे खास पड़ाव रहा।
जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर मजीरा बजाया और साफ सफाई की। ये काला राम मंदिर राम के वनवास से तो जुड़ा ही है, दलित आंदोलन का भी प्रतीक है। 1930 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन की शुरुआत इसी कालाराम मंदिर से की थी। प्रधानमंत्री ने इसी मंदिर से दलित वोटर्स को सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। इसके पीछे की वजह आंकड़ों से समझिए। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इनमें से 46 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में एनडीए ने 54 सीटें जीती, मतलब एनडीए को 8 सीटों का फायदा हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। बीजेपी इन्हें अयोध्या और राम मंदिर के जरिए जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाल्मीकि और रविदास परंपरा के संतों को निमंत्रण भेजा गया है। दलित पुजारियों को राम दर्शन महाअभियान से जोड़ा जा रहा है। भगवान श्री राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर बनाए गए हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। उत्तर भारत में वाल्मीकि अनुसूचित जाति में आते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता राम का समरसता संदेश लेकर दलित बस्तियों में जा रहे हैं। घर घर अक्षत वितरण के दौरान दलितों को भगवान श्री राम की तस्वीर दी जा रही है। बीजेपी की लाइन और लक्ष्य एकदम क्लियर है। वो एक तरफ दलितों को साथ लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या के नाम पर दक्षिण को भी उत्तर से जोड़ रही है। बीजेपी के चुनावी रणनीति में ये कॉम्बिनेशन कमाल दिखा सकता है। और चलिए बात मौसम की करते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। आज सुबह दिल्ली का तापमान 4 डिग्री रहा है और कल दिल्ली में सीजन का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा। आपको बताएं कि वही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। आज सफदरजंग इलाके में 300 मीटर विजिबिलिटी है, तो वहीं पालम इलाके की अगर बात करें तो यहां पर विजिबिलिटी 400 मीटर है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, सर्द हवाएं और घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है, जिससे मानो जैसे दिल्ली जो है वो पहाड़ी इलाका लग रहा हो। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली में बने हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त की अगर बात करें तो हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाते हुए गुफ्तगू करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, ये इंडिया गेट की तस्वीर है और इंडिया गेट कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। वजह यही है कि कोहरा बहुत ज्यादा है। कोहरे की वजह ये समझ लीजिए कि जो सफदरजंग का इलाका है वहाँ पर 300 मीटर है विजिबिलिटी और जो पालम का इलाका है वहाँ पर 400 मीटर विजिबिलिटी है, यानी कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि जो सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं वो अपनी फॉग लाइट और हेडलाइट जलाकर ही चल रही हैं। रिपब्लिक डे आने वाला है, परेड की रिहर्सल जो है वो कर्तव्य पथ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है और आज भी कुछ यही तस्वीर है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है और उसके साथ ही जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा इस वक्त महसूस की जा सकती है। उसके अलावा अगर तापमान की बात करें तो कल जो था वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा ठंडा दिन जो था वो कहा गया है आईएमडी की तरफ से। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आज जो तापमान है वो तकरीबन 4 डिग्री के आसपास सुबह में दर्ज किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों के तापमान और जो वहाँ की सर्द हवाएं और जो वहाँ का वेदर कंडीशंस होती हैं कहीं ना कहीं उसको मैच कर रहा है। इसी वजह से अगर मैंने कहा कि दिल्ली पहाड़ों जैसी लग रही है तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है, सर्द हवाओं की वजह से और ज्यादा बढ़ रही है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।